हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं जैक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए जारी किए गए मैथमेटिक्स के मॉडल सेट का सॉल्यूशन बताऊंगा। इस मॉडल सेट के लिए मेरे चैनल में आपको दो वीडियो मिलेगा। फर्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको एमसीक्यू का सॉल्यूशन और सेकेंड वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यदि मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जेसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया मॉडल सेट है और यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा लिखा हुआ है, बल्कि ये होना चाहिए वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा। ये मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट है, बाकी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, आप ये देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेशन से है। एक रिलेशन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। रिलेशन में तीन तरह का रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन जो आप लोग को पढ़ना है और यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन आर है, सेट इसमें डिफाइंड है। इस सेट में तीन एलिमेंट है 1, 2, 3। और कैसा डिफाइंड है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आर जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है। पूछा जा रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में जानते होंगे। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड हो। क्या यहाँ पर सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है, चेक कीजिए। यहाँ पर सेट में आप देख रहे हैं तीन एलिमेंट है, तो 1, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए 1, 1 से रिलेटेड है, 1, 1 इसका मेंबर है। दूसरा एलिमेंट 2 के बारे में देखिए, 2 भी अपने से रिलेटेड है, 2, 2 भी इसका मेंबर है। 3 भी अपने से रिलेटेड है, 3, 3 भी आर का मेंबर है। तो इसका मतलब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। लेकिन अगर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में भी जानना चाहें तो क्या सिमेट्रिक है, चेक कीजिए। सिमेट्रिक तब होता है जब इसमें जितना भी पेयर है उसका रिवर्स भी उसमें आ जाए। जैसे 1, 2 इसका मेंबर है तो 2, 1 भी इसका मेंबर होना चाहिए। क्या 2, 1 इसका मेंबर है? नहीं है। प्रत्येक का रिवर्स उसके अंदर होना चाहिए, तब होता है सिमेट्रिक। तो 1, 2 इसका मेंबर है लेकिन 2, 1 इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ऐसा कोई पेयर ढूंढिए जहां पर ये खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा पेयर शुरू हो रहा है। तो 1, 2 से रिलेटेड है और 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है। ये 2 पर खत्म हुआ, 2 से ही ये शुरू हो रहा है। तो ये देखना पड़ता है कि अगर ऐसा दो पेयर है तो 1, 3 भी इसका मेंबर होना चाहिए। 1, 3 इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर एक फंक्शन से रिलेटेड है। यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, f of x = x³। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया और उसका डोमेन दिया हुआ है। डोमेन में 4 एलिमेंट है। पूछा जा रहा है देन डोमेन ऑफ f इनवर्स। f इनवर्स का डोमेन क्या होगा, इसका इनवर्स फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो फंक्शन आप जानते होंगे कि फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड होता है। यहाँ a से b में कोई फंक्शन है, मान लीजिए। इस सेट का नाम तो नहीं दिया हुआ, हम लोग दे देते हैं a। इसमें एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, ये 4 एलिमेंट है। अब इसका प्रत्येक का इमेज निकाल लीजिए। फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, f of x = x³ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए 0 का इमेज निकालेंगे, f of 0 = 0³ हो जाएगा। 0³ मतलब 0 ही आएगा, तो 0 का इमेज 0 हो गया। फिर 1 का इमेज निकालते हैं, f of 1 = 1³, 1 का इमेज 1 ही आ रहा है। फिर 2 का इमेज निकालते हैं, 2, f of 2 = 2³ यानी कि 8 हो जाएगा। और फिर हम लोग निकालते हैं 3 का इमेज, f of 3 = 3³ यानी कि ये हो जाएगा आपका 27। तो यहाँ पर a से b में ये फंक्शन डिफाइंड है, मान लेते हैं सेट a है और इसका रेंज मिल गया आपको। f इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स जस्ट उल्टा होता है। f इनवर्स होता है b से a में डिफाइंड होता है और ये b से a में डिफाइंड होगा, मतलब f इनवर्स यहाँ पर है। b में कौन कौन सा एलिमेंट है, 0, 1, 8 और 27। a में कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है।
तो इससे डिफाइंड होता है बी से ए में, उल्टा डिफाइंड होता है। ये 0 का इमेज 0 है तो उल्टा होगा, 0 का इमेज 0 ही आएगा। 1 का इमेज 1 है तो इसका 1 का इमेज 1 होगा इनवर्स में। 2 का इमेज 8 है तो 8 का इमेज 2 होगा। 3 का इमेज 27 है तो 27 का 3 होगा। ऐसा डिफाइंड होता है। अब इसका इनवर्स जो फंक्शन है उसका डोमेन पूछा जा रहा है। तो डोमेन तो आप देख रहे हैं क्या है, 0 1 8 27। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 0 1 8 और 27। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। साइन ऑफ tan इनवर्स x मॉड x लेस देन 1 इज इक्वल टू। तो देखिए, एक तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही होता है, आप डायरेक्ट इसको बदल सकते हैं साइन इनवर्स में। tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में बदल दीजिए, यहाँ पर साइन है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप निकालना चाहें तो कैसे होगा जरा समझिएगा। मान लेते हैं हम लोग tan इनवर्स x को थीटा, सपोज कर लेते हैं tan इनवर्स x को अगर थीटा मान लेते हैं तो tan इनवर्स आप उधर ले जाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू आपका आ गया x, और tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, p बाय b होता है। यहाँ x को आप x बाय 1 लिख सकते हैं। तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू x हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया 1। h आप निकाल सकते हैं, h का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जिसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, h निकल गया ये। अब साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाय एच। ये p का वैल्यू हम लोग को पता है, p का वैल्यू x है और h का भी वैल्यू पता है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये। अब साइन को उधर ले जाइएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा किसको माने हैं, थीटा हम लोग माने tan इनवर्स x को। तो tan इनवर्स x इक्वल टू आ गया आपका साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं वही बता रहा था कि ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं, या तो फिर ये जो है वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, निकालना किसका वैल्यू है, यहाँ निकालना साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर साइन रहने दीजिए और tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x का वैल्यू है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं ये साइन और साइन इनवर्स दोनों है तो वो हट जाएगा, बचेगा आपका x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ, और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। क्या है क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू। प्रिंसिपल वैल्यू आप लिख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू जैसे कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ऐसा एंगल पता कीजिए जिसका कोटेंजेंट जो है यानी कि कॉट जो है वो 1 बाय रूट 3 हो। तो किसका कॉट 1 बाय रूट 3 होता है, 60 डिग्री का होता है, याद होगा आप लोग को। कॉट 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1 बाय रूट 3। कॉट को आप अगर उधर ले जाएंगे तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3 का वैल्यू कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। उसी तरीके से इसका वैल्यू पता कीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2, नेगेटिव में है तो याद कीजिए कॉस इनवर्स का आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई होता है, 0 से पाई, और उसमें से हम लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है जिसका कोसाइन जो है वो माइनस 1 बाय 2 होता है। तो आप जानते होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है 120 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो माइनस 1 बाय 2 होता है। कॉस 120 डिग्री इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। कॉस को अगर आप उधर ले जाएंगे तो 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2। तो कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 120 डिग्री। और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 माइनस 120 तो माइनस 60 आ रहा है, जिसको आप अगर रेडियन में लिखेंगे तो माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आप देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x और y पूछा जा रहा है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट भी इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा फिर 4x इक्वल टू 5y माइनस 7, 4x इक्वल टू 5y माइनस 7 हो जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे 5x माइनस 7 इक्वल टू वाई आएगा, 5x माइनस 7 इक्वल टू वाई। ये चार इक्वेशन आपको यहाँ से मिल रहा है। 4x इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस 6। अब ये चार इक्वेशन को सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए x को यहाँ पर इधर ले आइएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू 6, x का वैल्यू आपका 2 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो x तो निकल गया, x का वैल्यू 2 आ रहा है। अब y का वैल्यू कहीं से भी निकाल लीजिए, मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 2x, और x का वैल्यू कितना निकला हुआ है, x का वैल्यू 2 निकला हुआ है। तो 2 2 जा 4, 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x y का वैल्यू 2,3 हो गया। आप ये चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू निकला है वो ये सभी को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बाकी ये दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। चेक अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार चेक करना जरूरी होता है क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पर रहता है कि ये दोनों इक्वल नहीं भी हो सकता है, कैन नॉट बी फाइंड, ऐसा भी होता है। खैर कैन नॉट बी फाइंड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो x और y का वैल्यू निकला है वो जरूर सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक ये देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट पर है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज, ये ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज दोनों को ऐड करते हैं तो वो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या मिलेगा, याद होगा a माइनस ए डैश अस्क्यू सिमेट्रिक मिलता है। ऐड करने पर सिमेट्रिक और सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है अस्क्यू सिमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 7 नंबर, ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है तो x का क्या वैल्यू होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ये है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ 2 3 4 5, ये डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पर क्या है x3 2x5। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12। यहाँ पर आप एक्सपेंड करेंगे तो 5x माइनस 3 2 जा 6x। तो 10 में 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2, और 5x में 6x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -x, x कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आपका 2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x का वैल्यू 2 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 7 हो गया। 8 नंबर पर आते हैं। तो 8 नंबर जो है वो आपका कंटिन्यूटी का सवाल है। तो ये कैसे बनेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, एक फंक्शन यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है, ए बी के बीच रिलेशन पता करना है ताकि वो कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 3 पर। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि कंटिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो। तो कोई भी अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए 3 माइनस का मतलब क्या हो गया कि x जो है वो 3 की तरफ इधर से जाएगा, लेफ्ट साइड से जाएगा। तो लेफ्ट साइड से जाएगा तो x लेस देन 3 होगा, वहां पर x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 में कौन सा फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू ये वाला है। तो यहां पर आप पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और फंक्शन का वैल्यू जो है वो ax प्लस 1 है, ax प्लस 1 है। आप यहां पर पुट कर देंगे x की जगह 3, तो ये आ रहा है 3a प्लस 1। इसी तरीके से अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा जरा समझिएगा। राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। 3 प्लस में क्या होता है कि 3 प्लस में 3 के राइट साइड से इधर से x आता है। ऐसे केस में x हमेशा 3 से बड़ा होता है। तो 3 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन का वैल्यू आएगा। तो फंक्शन का ही यहाँ पर वैल्यू पुट करना रहता है। तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और फंक्शन का वैल्यू है bx प्लस 3। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना आएगा, x की जगह 3 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3b प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया है, राइट हैंड लिमिट ये आया है, दोनों इक्वल होगा क्योंकि कंटिन्यूस है ना, तो दोनों इक्वल होगा।
और एफ ए का वैल्यू भी इक्वल आएगा, तो एफ ए का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हम लोग को, इसी से रिलेशन निकल जाएगा। आप एफ ए का वैल्यू भी निकालेंगे तो x इक्वल टू 3 पर पुट करेंगे तो यही आएगा 3a + 1 आएगा। अब देखिए यहाँ से 3b को इधर ले आते हैं, 3a - 3b, और 1 को उधर ले जाते हैं 2, 3 से डिवाइड कर देंगे तो a - b इक्वल टू 2/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, a - b इक्वल टू 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन का है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि y इक्वल टू log ऑफ log x देन dy/dx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log ऑफ log x है। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से आप अगर करते हैं फंक्शन और फंक्शन में, तो पहले ये log x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/log x आ जाएगा, और फिर log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1/x इंटू log x आ गया। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए dy/dx निकालना है, तो d ऑफ log ऑफ log x को पहले किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में, और फिर log x को किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना आएगा, ये u मान लेते हैं तो log u का 1/u, यानी कि 1/log x, और log x का फिर हो जाएगा 1/x, तो कितना आ रहा है 1/x इंटू log x आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1/x इंटू log x। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डिफरेंशिएशन का ही सवाल है, √x + √y इक्वल टू √a, तो dy/dx। देखिए यहाँ पर √x + √y है और इक्वल टू √a, दोनों साइड आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। याद होगा √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, ये एक फॉर्मूला जैसा याद भी रखिएगा। फॉर्मूला जैसा आपको क्या याद रखना है कि √x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 √x, ये याद रखिएगा। तो √x का 1/2 √x, √y का क्या हो जाएगा 1/2 √y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं तो 1/2 √y dy/dx इक्वल टू आ रहा है -1/2 √x। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √y उधर ले जाएंगे तो dy/dx का वैल्यू आ जाएगा आपका -√y डिवाइडेड बाय √x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, -√y डिवाइडेड बाय √x, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 11 नंबर, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। इसका ये फॉर्मूला ही होता है। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू क्या है 3 नहीं है बल्कि tan इनवर्स है, tan इनवर्स यहाँ पर y का वैल्यू है tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x², और ये फॉर्मूला ही है 3 tan इनवर्स x का। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू इतना ही होता है, इसको फॉर्मूला जैसा भी याद रखिए। और अब इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 + x²। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, ये चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो रेट मेजरर का सवाल है। यहाँ पर सवाल है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस चेंज होने का रेट निकालना है। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस कितना है, r है, यहाँ दिया हुआ है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका एरिया चेंज होने का रेट क्या होगा। तो आप जानते हैं एरिया इक्वल टू सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया को अगर हम लोग ए से डिनोट करते हैं तो एरिया इक्वल टू होता है πr²। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना आर के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए रेडियस के रिस्पेक्ट में, dA/dr। पाई तो कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 2r, r के रिस्पेक्ट में। कब निकालना है, जब r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो r के जगह 5 पुट कर दीजिए,
हम लोग को रेडियस पता करना है, dA/dr पता करना है, जिस समय r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो r का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो पाई इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। r का वैल्यू हम लोग 5 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 10 पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर में, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल है। क्या कहता है क्वेश्चन जरा समझिए। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फॉर सर्टन रेंज ऑफ एक्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स का वैल्यू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 और +1 के बीच में ही होता है। अब ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये साइन एक्स का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है। अब यही चीज़ यहाँ पर निकालिए कि इसका क्या वैल्यू होगा, 1 माइनस साइन एक्स कैसा आएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स में नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रत्येक में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब प्रत्येक में 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, और यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे तो -1 + 1 0 आ जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स को एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। आप देख रहे हैं 0 और 2 के बीच में आ रहा है, 0 से बड़ा है। ये एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा, 0 से छोटा रहता है तो डिक्रीजिंग होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये प्रत्येक एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए कोई भी एक्स रखते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ सकता है, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक इंटीग्रल का सवाल है 14 नंबर में। इंटीग्रल क्या है आप देख रहे हैं, ये है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x। ये है, ये किसके इक्वल है, इसका इंटीग्रल हम लोग को पता करना है। तो इसका इंटीग्रल पता करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय e⁻x यहाँ रहने देते हैं, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, 1/e⁻x हो जाएगा। e⁻x एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा e⁻x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा e⁻x का होल स्क्वायर और +1। इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं e⁻x को, तो e⁻x ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा e⁻x का होल स्क्वायर +1 और यहाँ dx। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, e⁻x को z मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x dx इक्वल टू हो जाएगा dz। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, e⁻x dx की जगह dz, और नीचे आप पहले 1 लिख जाइए, बाद में लिख जाते हैं e⁻x की जगह z, तो ये z स्क्वायर हो गया। और इसका इंटीग्रल आप जानते हैं tan इनवर्स z, और साथ में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर देंगे। z किसको माने थे, वो z का वैल्यू पुट कर देंगे, z हम लोग माने e⁻x को, तो e⁻x प्लस c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स e⁻x प्लस c, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी इंटीग्रल का ही सवाल है 15 नंबर। देखिए ये क्या कहता है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता करना है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं इसको 1/cos स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। और ये साइन स्क्वायर एक्स सब ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब इसको tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए tan स्क्वायर एक्स को लिख जाते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x, और साथ में 1 का इंटीग्रल x और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, tan x - x + c। tan x - x + c, ऑप्शन c जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। आप ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे डेफिनेट इंटीग्रल में कि -a से a तक अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और अगर ये फंक्शन ऑड रहा तो 0 होता है।
इसका इंटीग्रल हो जाता है 0। कब होता है 0? अगर एफ एक्स फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन रहे तो। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं? ऑड फंक्शन कहते हैं उसको अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए। अगर x के जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं तो वो फंक्शन का नेगेटिव के बराबर अगर आ जाए तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन ऑड रहे तो माइनस ए से ए तक अगर इंटीग्रेट करना रहता है तो उसका इंटीग्रल 0। इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको बनाइए। देखिए मान लीजिए अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 7 मान लेते हैं, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मानते हैं, चेक करते हैं कि ये ऑड है या इवन है। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्स के जगह माइनस एक्स, यहाँ पर भी साइन माइनस एक्स और इस पूरे का पावर आप 7 कर सकते हैं। और जानते हैं साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन एक्स हो जाएगा और इसका पावर 7। और ये ऑड पावर है, माइनस का ऑड पावर करने पर माइनस साइन एक्स टू द पावर 7 आएगा। और साइन एक्स टू द पावर 7 को आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 7 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है और माइनस π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। क्या क्वेश्चन है? माइनस π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है साइन एक्स टू द पावर 7 को। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो इंटीग्रल का ही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 का 0। तो कितना आ गया? π/4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? π/4, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का 18 नंबर क्वेश्चन। सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, यहाँ ऑर्डर और डिग्री दोनों आपको पता कर लेना है, उसके बाद उसको सम कर देना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ देख रहे हैं, d2y/dx² इक्वल टू √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। डिग्री पता करने के लिए ये जो रूट अंडर है वो हटाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल में बदलना पड़ता है डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर डिग्री पता करने के लिए इसको रूट अंडर हटाना पड़ेगा। ऑर्डर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दो तरह का डेरिवेटिव है, एक फर्स्ट ऑर्डर का और एक सेकेंड ऑर्डर का। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री पता करने के लिए आपको ये रूट अंडर हटाना पड़ेगा। रूट अंडर हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। स्क्वायर करते हैं तो d2y/dx² का होल स्क्वायर और यहाँ पर रूट अंडर हट जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है। आप ऑर्डर और डिग्री दोनों लिख सकते हैं। तो ऑर्डर तो आपका 2 हो गया और डिग्री क्या है? ऑर्डर 2। ऑर्डर कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर जो इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके ऑर्डर को ऑर्डर कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। और डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसका पावर 2 है, इसका इंडेक्स 2 है, तो डिग्री भी 2 हो जाएगा। तो इसका डिग्री भी 2 हो गया, ऑर्डर भी 2 हो गया। और दोनों का जब सम करेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 4। ये दोनों को जब ऐड करेंगे 2 + 2 4 हो गया। तो इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों का जो सम है वो 4 के इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया हुआ है, dy/dx प्लस y × sec x और इक्वल टू tan x। तो याद कीजिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में। तो p के जगह आप कंपेयर करेंगे तो y का जो कोएफिशिएंट है p, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट sec x, तो p के जगह क्या हो गया? sec x हो गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला? e⁻ इंटीग्रल ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। p का वैल्यू है क्या? p का वैल्यू है sec x और इसका इंटीग्रल क्या होता है? sec x का इंटीग्रल होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x होता है। और एक फॉर्मूला है e⁻, देखिए एक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ e⁻ log x इक्वल टू x ही होता है।
यहाँ जो होता है, तो e टू द पावर log sec x प्लस 10x ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका sec x प्लस 10x। तो यही आपका हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि sec x प्लस 10x, यानी कि 19 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं क्या है, dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस dy डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 0 है। और ये वेरिएबल सेपरेबल से बना लीजिए, dx डिवाइडेड बाय, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहीं पर अलग करने की ज़रूरत है नहीं, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। दोनों साइड यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पर भी। 0 का इंटीग्रल तो 0 ही आएगा। 1/x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, log x। 1/y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log y। और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर देंगे हम लोग, log c ऐड कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दोनों log में है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी log c ऐड कर रहे हैं। अब log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, log m इंटू n, और यहाँ पर log c। दोनों साइड से log को ओमिट कर देंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू सी आ गया, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेक्टर, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दोनों वेक्टर जो है वो कोलिनियर है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है, इसको हम लोग मान लेते हैं R1। सपोज कर लेते हैं इस वेक्टर को R1 किसको मान रहे हैं, ए आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। और दूसरा वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं R2 किसको मान रहे हैं, R2 मान रहे हैं 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस bk कैप। और ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है, दोनों कोलिनियर है, मतलब R1 जो है वो पैरेलल है R2 का। दोनों वेक्टर, मान लीजिए अगर एक वेक्टर ये है R1 तो दूसरा वेक्टर ये है R2, ये पैरेलल होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या जरूरी नहीं है, पैरेलल है वो। तो पैरेलल के लिए कंडीशन होता है, अगर R1 और R2 पैरेलल है तो R1 वेक्टर इक्वल टू होता है लेमडा इंटू R2, ये होता है। R1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, R1 का वैल्यू है ए आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और इक्वल टू लेमडा R2, मतलब R2 में आप लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेमडा से प्रत्येक में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लेमडा आई कैप माइनस 4 लेमडा j कैप प्लस लेमडा bk कैप, ये हो गया। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो आई कैप का कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा, मतलब 3 लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, 3 लेमडा ए। जे का जो कोएफिशिएंट है माइनस 4 लेमडा वो होगा 3 के बराबर, और के का कोएफिशिएंट है लेमडा इंटू बी वो होगा माइनस 2 के बराबर। यहाँ से आपका लेमडा निकल जाएगा, लेमडा कितना आ रहा है यहाँ से, लेमडा इक्वल टू आ रहा है माइनस 3/4। अब ये लेमडा यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ए निकलेगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और लेमडा का वैल्यू है माइनस 3/4, तो ये आपका आ रहा है माइनस 9/4, ए का वैल्यू निकल गया। फिर बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2/लेमडा, और लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू है माइनस 3/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 8/3, तो ए का वैल्यू माइनस 9/4, ये वाला वैल्यू ए का वैल्यू निकला है, और बी का वैल्यू 8/3, तो कौन सा होगा, ए का और बी का वैल्यू, तो ए का है माइनस 9/4 और बी का वैल्यू 8/3, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हो गया, और आप लोग को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में MCQ बना लेना है तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 45 मिनट्स में बना लीजिएगा। एक्चुअली ये जो मॉडल सेट का क्वेश्चन है थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको मिले, थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड मिल सकता है जैक में, निश्चित रूप से बिलो स्टैंडर्ड होगा। तो ये थोड़ा मॉडल सेट में जानबूझ करके थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को डाला गया है। अब देखिए आगे, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लेमडा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लेमडा इनटू वेक्टर ए विल बी यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन क्या कहता है, ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर, मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, और कहता है कि लेमडा एक नॉन जीरो स्केलर है और लेमडा ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है।
तो यूनिट वेक्टर है तो इसका जब मॉड लगाएंगे तो मॉडुलस 1 आएगा। मॉड लगाने पर लेमडा तो एक स्केलर है, लेमडा को आप बाहर कर दीजिए, लेमडा का मॉडुलस, लेमडा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा उसको मॉड लगा देना पड़ेगा, और फिर ए का मॉडुलस, और यहाँ पर 1। ए का मॉडुलस कितने के बराबर है? ए का मॉडुलस जो है वो ए है, तो मॉड ऑफ लेमडा, यहाँ पर मॉड ऑफ लेमडा इंटू ए बराबर हो जाएगा 1। ए का मॉडुलस ए है, तो ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ लेमडा को उधर ले जाइए, 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ लेमडा, तो ए का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ लेमडा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर एक दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए और बी का प्रोजेक्शन निकालना है। चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पर, 1 मिनट जस्ट रुक जाइएगा ताकि ये कैलकुलेशन करने में मुझे जगह मिल जाए थोड़ा सा। चलिए आगे, हाँ देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर कितना है? देखिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको कलर वाइट ले लेता हूँ, या कलर वाइट नहीं बल्कि ब्लू ले रहा हूँ यहाँ पर। तो वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर है? ब्लू भी नहीं दिख रहा होगा। चलिए ऐसा करते हैं, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ा आप लोग को असुविधा नहीं हो, इसके लिए कहाँ पर जगह मिलेगा मुझे? चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं यहीं पर, यहीं से कैलकुलेशन कर लेंगे, ऐसा ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, समझिए। देखिए एक वेक्टर ए है और बी है, प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी पर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए है, सपोज कर लीजिए ये वेक्टर जो है वो ए है, ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अच्छा, बी का प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मानते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यही प्रोजेक्शन होता है, और ये प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, बी पर निकालना है ना, तो बी पर निकालने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी। बी पर अगर निकालना है तो वही मॉड बी यहाँ पर नीचे होगा, अगर ए पर निकालना रहता है तो मॉड ए नीचे होता है, ऊपर तो ए डॉट बी होगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? ये दोनों वेक्टर का आप देख रहे हैं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, देखिए जरा समझिए, इसका आई का कोएफिशिएंट, इसका आई का कोएफिशिएंट, तो 1 × 2 प्लस इसका जे का कोएफिशिएंट 3 है, उसका जे का कोएफिशिएंट -3 है, और यहाँ पर इसका के का कोएफिशिएंट 7 है, उसका के का कोएफिशिएंट 6 है, और बी के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, तो बी का मॉडुलस होगा क्या? इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा। ऊपर कितना आ रहा है? ये 7 6 या 42 और 2 44 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है -9, तो आपका 35 आ जाएगा। तो ऊपर आपका आया 35 और नीचे कितना आ रहा है? 36 + 4 49 आ रहा है, 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आया? 5 आ रहा है, प्रोजेक्शन जो है वो 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 लाइन्स आर ए बी सी एंड बी - सी - ए बी, तो रिस्पेक्टिवली देन एंगल बिटवीन दिस लाइन्स, 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, इसका ए बी सी है, और इसका क्या है? इसका है बी - सी ए और फिर ए - बी। दोनों के बीच का एंगल पता करना है, ये एंगल पता करना है। तो याद कीजिए एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर डायरेक्शन रेशियो पता रहे तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाय √A1² प्लस B1² प्लस C1²। यहाँ पर √A2² प्लस B2² प्लस C2², ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला से आप लोग को निकाल लेना है एंगल। तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जरा समझिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, जस्ट 1 मिनट। हाँ चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जगह मिल जाएगा। तो
कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा इक्वल टू होगा, पहले दोनों का डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a को b माइनस c से, a को b माइनस c से प्लस b को c माइनस a से, b को c माइनस a से प्लस ये जो थर्ड है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, c को a माइनस b से, और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड होगा फर्स्ट वाला जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और सेकेंड वाला यहाँ पर भी b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। इससे अब अगर ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी आएगा माइनस ए सी आएगा, यहाँ पर आएगा आपका बी सी और माइनस ए सी, यहाँ पर आपका आएगा ए सी और माइनस बी सी, सब कट जाएगा, माइनस बी सी से प्लस बी सी, माइनस ए सी से यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए बी होगा, ये यहाँ पर ए बी होगा, ये माइनस ए बी होगा, तो प्लस ए सी से माइनस ए सी प्लस ए बी से माइनस ए बी, सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जीरो हो गया, तो ऊपर जीरो तो नीचे डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर कॉस थीटा जीरो आ गया तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो दोनों लाइन के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये चलिए आगे देखिए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कोई दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 विद द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है और इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है, तो पता करना है कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो पैरेलल के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये फॉर्मूला ही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर हो गया है, अब ओनली 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो देखिए ये 5 क्वेश्चन जो है वो कुछ प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अब तो ये कौन सा क्वेश्चन है जरा देखिए, मदर फादर एंड सन, थोड़ा मैं नीचे रखता हूँ और थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रेंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। देखिए 3 आदमी है, एक बच्चा है, उसका मदर है और उसका फादर है। अब ये बच्चा हो, ये जरूरी नहीं है, सन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो और उसको एक फैमिली पिक्चर के लिए एक लाइन में खड़ा होना है। तो पहले मान लीजिए मदर, फिर फादर, फिर सन, ये ऑप्शन हो सकता है इस तरीके से, या फिर मदर को यहीं पर रहने दीजिए, सन को यहाँ कर दीजिए और फादर को यहाँ कर दीजिए, बीच में सन हो गया। या ऐसा कर सकते हैं, पहले यहाँ पर मदर से स्टार्ट हुआ था, मदर सन और फादर था, अब ऐसा कर सकते हैं सन को पहले कर देते हैं फिर मदर और फादर, ऐसा कर सकते हैं। या फिर सन यहाँ रहने देते हैं, फादर और मदर, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग फादर को यहाँ पर रखते हैं और सन को बीच में रखते हैं, फिर मदर यहाँ, या फिर फादर मदर और सन, यही 6 ऑप्शन होगा, 6 के अलावा और कोई नहीं आएगा। तो ये जो है वो सिंपल स्पेस में आ गया, ये 6 तरीके से हो सकता है, ये तीनों खड़ा एक लाइन में। अब कहता है कि ई सन ऑन वन एंड, ई कौन सा इवेंट है? एक इवेंट ई है जिसमें सन जो है वो ऑन वन एंड, किसमें? एक छोर में सन खड़ा है, सन एक छोर में, यहाँ पर देख रहे हैं इसमें सन में इधर एक छोर में खड़ा है, यहाँ पर भी सन जो है वो एक छोर में है, और किस में है? यहाँ पर भी है, इसमें भी सन जो है वो एक छोर में है। एक छोर का मतलब किनारे खड़ा है, सन जो है वो किनारे है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें से सन जो है वो किनारे है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है ई सन ऑन वन एंड, एक किनारे में है। इसमें है मदर फादर सन में, एक ऑप्शन ये, दूसरा सन मदर फादर में है, फिर तीसरा है सन फादर मदर में है, चौथा है फादर मदर और सन में है। और एफ एक इवेंट है, एफ कौन सा इवेंट है ये देखिए, फादर इन मिडिल, फादर मिडिल किस में है? देखिए फर्स्ट वाला में फादर मिडिल में है, मदर फादर सन, फिर इसमें नहीं है फादर मिडिल में, इसमें भी नहीं है, इसमें है सन फादर मदर, और किसी में नहीं है, इसमें भी फादर मदर बीच में नहीं है, इसमें भी फादर बीच में नहीं है, मिडिल में नहीं है। अब सवाल है पी ई बाई एफ, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे निकलता है? याद होगा
पी ई बाय एफ निकालने का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, ऐसा होता है। तो इंटरसेक्शन आपको पता करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पता कीजिए ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन सा है? ये दोनों है, ये भी यहाँ पर है और ये भी सन फादर मदर, ये वाला भी देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों है। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा मदर फादर सन और फिर सन फादर मदर, ये दोनों एलिमेंट जो है वो दोनों में है। तो इसका प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लीजिए। इसका प्रोबेबिलिटी कैसा निकलेगा? पी इंटरसेक्शन एफ, इसका प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 2 एलिमेंट है और सिंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। तो ये हो गया 1/3। और पी एफ का निकालिए। पी एफ का क्या होगा? पहले एफ में कितना एलिमेंट है? तो एफ में आपका 2 एलिमेंट है और सिंपल स्पेस में आपका एलिमेंट है 6। तो ये आ रहा है 1/3। निकालना है ये वाला पी इन ई बाई एफ निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले इसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3 और फिर एफ का प्रोबेबिलिटी, एफ का भी प्रोबेबिलिटी 1/3। तो दोनों कट करके 1 आ जाएगा, यानी कि कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि मदर फादर और सन अगर एक लाइन में खड़ा होकर के फैमिली पिक्चर के बनवा रहा है और ई और एफ 2 तरह का यहाँ पर इवेंट दिया हुआ है, तो पी ई बाई एफ का प्रोबेबिलिटी हो गया यहाँ पर 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। तो 27 में क्या कहता है जरा समझिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पी ए बार दिया हुआ है और पी ए बार दिया हुआ, तो यहाँ से पी ए निकाल सकते हैं ना। पी ए का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार। तो यहाँ पर 1 माइनस पी ए ऑफ बार कितना है? 0.2। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.8 हो गया। फिर पी बी भी दिया हुआ है, पी बी बाई ए दिया हुआ है। तो जरा समझिए, पी बी बाई ए से पी बी बाई ए का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। ये पी बी बाई ए का वैल्यू कितना है? 0.4 है, 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, ये नहीं पता है, लेकिन पी ए पता है। पी ऑफ ए कितना है? पी ऑफ ए निकाले हुए 0.8। ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.32 हो गया। अब निकालना क्या है? पी ए बाई बी। कैसे निकलेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32 है और पी बी का वैल्यू 0.5, तो ये डिवाइड करके 0.64 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.64। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 28 है। 28 में क्या कहता है जरा समझिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेज। ए जो है वो सच बोलता है 75% केस में, यानी कि ए को झूठ बोलने की आदत है कुछ। 25% वो झूठ बोलता है, 75% ही सच बोलता है। बी स्पीक ट्रूथ 80%, बी सच बोलता है 80% केस में। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट? वो कंट्राडिक्ट हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर किसी स्टेटमेंट पर या किसी बात पर उसका एक चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है, तो वो कंट्राडिक्ट कर जाए। कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभासी। ए जो चीज़ बोल रहा है उसका अपोजिट बी को बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी दिन है या रात, पता नहीं आप किस समय वीडियो देख रहे हैं, दिन को देख रहे हैं या रात को देख रहे हैं। तो सपोज कीजिए दिन को आप देख रहे हैं, अभी वास्तव में दिन है। ए बोलता है कि दिन है, मतलब ए सच बोल रहा है। बी बोलता है रात है, इसका मतलब बी झूठ बोल रहा है। आप वीडियो जो है वो दिन को देख रहे हैं। अगर ए कहता है कि अभी दिन है तो इसका मतलब ए सच बोल रहा है, और बी कहता है कि रात है तो बी झूठ बोल रहा है, तो दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया। अगर ए भी कहता है कि रात है और बी भी कहता है रात है, मतलब दोनों गलत बोलता है, दोनों झूठ बोल रहा है, तब तो सहमत हो गया। ए भी कह रहा है रात है, बी भी कह रहा है रात है। तो कंट्राडिक्शन तब होगा जब एक सच बोलेगा और दूसरा झूठ बोलेगा। तो आप जरा समझिए, ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 75% केस में वो सच बोलता है। तो मान लीजिए सच बोलने की घटना है ए ही, ए का सच बोलने की घटना को ए मान लेते हैं, तो 75% केस में सच बोलता है और टोटल 100 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 3/4। और बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा?
बी 80% केस में सच बोलता है, टोटल 100, ये कट करके आ जाएगा आपका 20 से काटिएगा, 20 चौका 80, 20 25 100, 4/5 आएगा। अब ये झूठ बोलने का निकाल लीजिए, ए बार निकाल लेते हैं, मतलब ए बार मतलब ए का झूठ बोलने का, तो झूठ बोलने का 1 माइनस पी ए से निकल जाएगा, 1 माइनस पी ए, और पी ए का वैल्यू है क्या, पी ए का वैल्यू है 3/4, तो ये 4 में 3 घटाएंगे 1/4 हो जाएगा। और पी बी बार निकाल लीजिए, पी बी बार वैसे ही निकलेगा 1 माइनस पी बी, कितना आएगा 1 माइनस पी बी का वैल्यू है 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा, 1/5। तो कब कंट्राडिक्शन होगा, कंट्राडिक्शन होगा इस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी, या तो बी झूठ बोले या फिर ए झूठ बोले, मतलब दोनों में से एक सच एक झूठ, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड तो करता नहीं हम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए का भी प्रोबेबिलिटी और बी बार का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगा, तो ए का प्रोबेबिलिटी है 3/4 और बी बार का प्रोबेबिलिटी है आपका 1/5 प्लस ए बार का प्रोबेबिलिटी है 1/4 और बी का प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है एलसीएम 20 आ रहा है, यहाँ ऊपर में आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 4, तो 4 + 3 7/20, 7/20 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। ये 29 नंबर क्वेश्चन जो है और 30 दो चीज़ बचा हुआ है। तो 29 नंबर क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2 पी बी इक्वल टू 7/12 पी ए बार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1/4, देन जरा समझिएगा, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी ए डैश यूनियन बी डैश इसका वैल्यू है 1/4। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी ए डैश यूनियन बी डैश को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और पूरे का बार, बार मतलब कंप्लीमेंट, डैश मतलब भी कंप्लीमेंट, मैं यहाँ पर कंप्लीमेंट को बार में लिख रहा हूँ, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है, ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन करके पूरे का लगा सकते हैं, इक्वल टू 1/4। और ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से पी ए इंटरसेक्शन बी बार को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू 1/4। 1/4 इधर ले आइए तो 1 माइनस 1/4 और इसको उधर ले जाइए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1 में 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट तब होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी ये दोनों बराबर हो। क्या पी ए इंटू पी बी दोनों बराबर आएगा, पी ए इंटू पी बी निकालिए, तो पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई कीजिए, पी ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1/2 और बी का वैल्यू कितना है 7/12, तो ये हो जाएगा आपका 7/24, क्या बराबर आया, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 3/4 आ रहा है, ये 7/24 आ रहा है, मतलब ये इक्वल नहीं आने के इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये अगर आ जाए पी ए प्लस पी बी और पी ए यूनियन बी अगर बराबर हो जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0 होना चाहिए, एक और भी कर सकते हैं, ज़्यादा सही यही होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ गया तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0 आया है, क्या नहीं आया है, नहीं आया मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। बोथ ए एंड बी ना तो इंडिपेंडेंट है ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दिज होगा। चलिए आगे एक लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ये जरा समझ लीजिए 30 नंबर क्या कहता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, हाँ अब देखिए 30 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय ए सिस्टम of linear constant are 0, 3, 1, 1 and 3, 0। जैसा सपोज कीजिए, मान लीजिए एग्जैक्ट
लोकेशन में हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं। फिजिबल रीजन का एक कॉर्नर पॉइंट है 0,3, तो 0,3 वाई एक्सिस पर आएगा, 0,3 एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पर आएगा। 30 आपका आएगा एक्स एक्सिस पर, 30 मान लीजिए यहाँ पर है। और 1,1 तो ये है 3, 1,1 इधर कहीं आएगा, 1,1 और इसको मिला दीजिए, ये फिजिबल रीजन है। यही तीनों से फिजिबल रीजन बन रहा है, ये जो है फिजिबल रीजन हो गया। कहता है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन, ये बाउंडेड है, बाउंडेड फिजिबल रीजन है, डिटरमाइंड बाय ए सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट। ये 3 पॉइंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पर z इक्वल टू दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई, जहाँ पर p q पॉजिटिव है। द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मिनिमम ऑफ z अकर्स एट 30 एंड 11, 2 पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है, 30 पर भी मिनिमम मिल रहा है यहाँ पर भी, और 11 पर भी मिनिमम मिल रहा है। तो p और q के बीच क्या रिलेशन होगा, तो इसको पुट करेंगे z का जो वैल्यू मिलेगा और इसको पुट करेंगे जो z का वैल्यू मिलेगा सेम आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर मिल रहा है, मतलब दोनों पॉइंट पर तो सेम वैल्यू मिलेगा इसका मतलब। तो एक बार 30 पुट कीजिए, z का वैल्यू निकालिए, z का वैल्यू क्या आएगा 3,0, तो p इंटू एक्स के जगह 3 और y के जगह 0 पुट करेंगे तो यही रह जाएगा। और फिर 1,1 पुट कीजिए, तो उस समय z का वैल्यू क्या आएगा, 1,1 पुट करेंगे तो p प्लस q, और ये दोनों मिनिमम है, मतलब दोनों सेम होगा, ये और ये दोनों सेम होगा। तो 3p किसके बराबर आ जाएगा, p प्लस q। ये p इधर ले आते हैं, 2p इक्वल टू q, और p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा q डिवाइडेड बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, p इक्वल टू q बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं यहाँ पर ये MCQs। अब मैं सब्जेक्टिव के लिए एक और वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप अभी हो सकता है शुरू में देख रहे होंगे तो वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा, लेकिन बाद में अपलोड हो जाएगा। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या आई बटन पर भी प्रेस करके देख सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी यहाँ पर आप मॉडल सेट देख रहे हैं, तो उस मॉडल सेट जैसा बिल्कुल वही पैटर्न पर आपका जैक में क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी नहीं है। कारण मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव तो खैर इसी तरीके से रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव का थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है, वो सब्जेक्टिव में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि वो भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो अपने ग्रुप में डालिए, अपने जो स्टूडेंट का ग्रुप है या अपने दोस्त वगैरह है उनके पास इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।